जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूरोप महाद्वीप आपने ना तो पहले कभी ऐसा पढ़ा होगा, ना पढ़ने का सोचा होगा। ऐसा आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। मजाक से हटके यूट्यूब पर पहली बार है ये सिस्टम। ऐसे ही नहीं लिख दिया ये पीछे। आप कहोगे सर अरे सब ऐसे लिख देते हैं। एक बार पढ़ के देखना पूरा कॉन्टिनेंट, फिर उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसका कमेंट करना कि मजा आया या नहीं आया। आधा अधूरा वाला सिस्टम नहीं है। मैंने पहले यूट्यूब पर सर्च किया था ये कॉन्टिनेंट, बहुत लोगों ने पढ़ाया है लेकिन पूरा नहीं पढ़ाया है। आधा अधूरा ज्ञान थोड़ा बहुत दे दिया है और बस सब कुछ हो गया। लेकिन अगर इसको पढ़ने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप किसी और से पढ़ने की कहीं से कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही कोई बुक नोट्स, कुछ नहीं। आप कहोगे सर आप सब ऐसे ही फेंकते हैं। फेंक नहीं रहा हूं भाई, एक बार देख लेना। और इससे पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को मैंने पहले करा दिया है, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट को मैंने करा दिया है, अफ्रीका को करा दिया है। यानी 4 महाद्वीपों को मैं पहले करा चुका हूं। ये 5वां महाद्वीप है, वो है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप का लोकेशन यही है जो आप देख पा रहे हो। यूरोप महाद्वीप के बारे में फुल मैपिंग से जानेंगे, कोई ऐसा चीज नहीं जानेंगे तो विदाउट मैपिंग से जानेंगे। बहुत अच्छे से डिजाइन किया है मैंने, कभी लाइफ में भूल नहीं पाओगे। चलो यूरोप महाद्वीप स्टार्ट करते हैं और ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। GSY विष्णु सर टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। यही नहीं, सभी कॉन्टिनेंट का पीडीएफ मिल जाएगा आपको, याद रखेंगे। ठीक है, ये लिखा ऐसे ही नहीं लिख दिया है दोस्तों, इसका कोई ना कोई राज है। ये पूरा दुनिया है हमारा, ये ग्लोब है। ग्लोब के अनुसार मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया करा चुका हूं, ये भी करा चुके हैं, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। आज करने वाले यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप का लोकेशन क्या है पहले इसको देख लो, कहां पर है ये। पूरब में एशिया है, उत्तर में आर्टिक है, पश्चिम में है और दक्षिण में भूमध्य सागर है। पश्चिम में क्या है, सॉरी दक्षिण में क्या है, भूमध्य सागर है। पश्चिम में अटलांटिक है, पूरब में एशिया है, उत्तर में आर्कटिक है। इतनी चीजें यहां पर समझ में आ गई। कुछ इस प्रकार से दिखता है हमारा यूरोप महाद्वीप, इस प्रकार से दिखेगा। इन चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पर जो बड़े बड़े देश हैं उनको कैसे हम याद कर सकते हैं, उनका लोकेशन हमको कैसे याद करना है। उसके लिए बहुत शानदार सा एक मैंने मैप लिया है, आप देखोगे तो आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। ये जो मैप है इसमें हम ड्रॉ करेंगे जो बड़े बड़े देश हैं, कौन कौन से उनके नाम हम याद रखेंगे ताकि मैपिंग भी हम फिल कर सकें, कौन से देश है कौन से नहीं है, इस तरीके से। और यहाँ पर कितनी खाड़ियां हैं, कितने सागर हैं, ये सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। बस ध्यान पूर्वक आपको एटलस लेके बैठना है। एटलस नहीं तो कोई मैप होगा वर्ल्ड का, उसको लेकर आपको बैठना है। ठीक है, एक तरफ से स्टार्ट करते हैं हम, पूरब से स्टार्ट करते हैं। पूरब में आपको पता है एशिया महाद्वीप है। कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। ये आप देख पा रहे हो, ये कैस्पियन सागर है। ये कौन सा है, ये कैस्पियन सागर है। ये कैस्पियन सागर है जो आप देख पा रहे हो, ये कैस्पियन सागर है, ये वाला। ठीक है, ये कैस्पियन सागर है। उसके बाद ये जो बड़ा सा देख पा रहे हैं इसका नाम है काला सागर। ये कौन सा है, ये काला सागर है, आपको याद रखना है काला सागर। ये है काला सागर। उसके बाद हम यहां से याद रखते हैं, ये हमारा रूस है, सबसे बड़ा देश है ये रूस। रूस का सबसे ज्यादा भाग एशिया में भी पड़ता है, जिसे साइबेरिया के नाम से हम जानते हैं। रूस के बाद ये पड़ता है हमारा फिनलैंड। ये देश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ये फिनलैंड देश है। फिनलैंड के बगल में ये वाला कौन सा है, ये है आपका स्वीडन। कौन सा है, ये स्वीडन देश है। स्वीडन के बाद ये नॉर्वे देश है। कौन सा है, नॉर्वे देश है। तो हमने 4 देश देख लिए। उसके बाद ये वाला देश आप देख पा रहे हो छोटा सा, इसका नाम है इस्टोनिया। क्या नाम है, इस्टोनिया देश है, आपको बताएंगे इस्टोनिया देश है। उसके बाद ये जो छोटा सा देख पा रहे हो इसका नाम है लाटविया। क्या नाम है, लाटविया। और इसका नाम क्या है, ये छोटा सा देश, ये भी इसका नाम है लिथुआनिया। इसका क्या नाम है, इसका नाम है लिथुआनिया। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बाल्टिक सागर है। अब आप कहोगे सर बाल्टिक सागर क्या है भाई, ये आप देख पा रहे हो ये वाला सागर, ये बाल्टिक सागर है। ये कौन सा सागर है, ये बाल्टिक सागर है, आपको याद रखना है। ये पूरा बाल्टिक सागर है यहां से यहां तक। तो बाल्टिक सागर वाले देश कौन से हैं, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया है। उसके बाद ये खाड़ी पड़ती है दोस्तों,
ये कौन सी, ये खाड़ी पड़ती है, याद रखेंगे। इस खाड़ी का नाम है वार्थोनिया की खाड़ी। वार्थोनिया की खाड़ी पड़ती है दोस्तों, ये वाली जो एक तरफ स्वीडन है और दूसरी तरफ फिनलैंड के बीच में खाड़ी पड़ती है, इसे कहते हैं वार्थोनिया की खाड़ी। ऊपर ये सागर पड़ता है, इसको बोलते हैं व्हाइट सी। ये वाला जो सागर है इसको बोलते हैं सफेद सागर। क्या बोलते हैं, सफेद सागर कहते हैं, आपको याद रखना है। अब आपको एक प्रायद्वीप दिखता होगा यहाँ पर तगड़ा वाला, ये वाला प्रायद्वीप भाग है, ये वाला आप देखो, ये प्रायद्वीप है ना, ये प्रायद्वीप है, इसे बोलते हैं कोला प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं कोला। प्रायद्वीप के नाम से हम जानते हैं, प्रायद्वीप के नाम से हम जानते हैं। बातें नहीं होंगी, केवल कॉन्सेप्ट पर काम चलेगा यहाँ पर। तो ये कोला प्रायद्वीप है, सफेद सागर है, वार्थोनिया की खाड़ी है ये वाली, और ये वाली बाल्टिक सागर है। उतना समझ में आया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सागर आप देख पा रहे हो इतना बड़ा, ये वाला यहां तक, ये कौन सा सागर, इसे बोलते हैं उत्तरी सागर। क्या है ये उत्तरी सागर है, आपको याद रखना है। ये कौन सा है, ये उत्तरी सागर है। उत्तरी सागर के बाद यहां पर आप देखो ये वाला, ये पतला सा, ये वाला, ये क्या है, तो आपको याद रखना ये इंग्लिश चैनल है। ये क्या है, ये इंग्लिश चैनल है, आपको याद रखना है इंग्लिश चैनल है। तो आप कहोगे सर इंग्लिश चैनल कैसे पता करेंगे हम कि इंग्लिश चैनल है, तो कैसे पता लगोगे, ये फ्रांस है। ये कौन सा देश है, ये फ्रांस है, और ये पूरा इंग्लैंड है। ये कौन सा है, इंग्लैंड है। तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में पड़ता है इंग्लिश चैनल। कौन सा पड़ता है, इंग्लिश चैनल। आप देख पा रहे छोटा सा देश है ये, इसका नाम है नीदरलैंड। क्या नाम है इसका, तो हम नी बना देते हैं, नी से आप नीदरलैंड याद रखोगे, ठीक है, नी बना देते हैं। उसके बाद एक छोटा सा देश है ये, इसको बेल्जियम कहते हैं, ये बा बना देते हैं, बेल्जियम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। ये बेल्जियम है, याद रखेंगे, हम बा बना देते हैं, बेल्जियम, ठीक है, ये बेल्जियम देश है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये कौन सा देश है, तो ये जर्मनी है। ये देश कौन सा है, ये जर्मनी है। ये पोलैंड देश है। ये कौन सा देश है, ये पोलैंड देश है। ये चेक गणराज्य है। ये देश कौन सा है, चेक गणराज्य है, चेक गणराज्य है। उसके नीचे ये वाला अगर हम बात करेंगे, ये वाला, इसका नाम है बेलारूस। क्या नाम है, बेलारूस नाम है। और ये यूक्रेन है। ये देश कौन सा है, ये यूक्रेन है। आपको पता है यूक्रेन और रसिया के बीच में खूब लड़ाई चला था अभी, तो ये रूस का भाग है और ये यूक्रेन है, ठीक है। उसके बाद ये सागर देख पा रहे हो, ये वाला, ये छोटा सा सागर, इसका नाम है अजोब सागर। क्या नाम है, अजोब सागर इसका नाम है, आपको याद रखना है, अजोब सागर है ये, याद रखना। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, और देश कौन कौन से हैं, चलिए बड़े बड़े देख लेते हैं। इसका नाम है रोमानिया। क्या नाम है, रोमानिया। रोमानिया के नीचे ये है बुल्गारिया, बुल्गारिया देश है, याद रखेंगे। और ये छोटा सा सागर देख पा रहे हैं, ये वाला, इसका नाम है मरमरा सागर। क्या नाम है, मरमरा सागर। आगे संधि भी पढ़ेंगे, मरमरा सागर, ठीक है। इसका आगे उल्लेख भी हम एक बार करेंगे। उसके बाद ये छोटा सा देख पा रहे हैं देश, इसका नाम है यूनान या ग्रीक। ये कौन सा देश है, तो आपका आंसर रखना, ये ग्रीक देश है, ग्रीक। इसे यूनान के नाम से भी हम जानते हैं। ये माउंट गोमरी देश है। उसके बाद ये देश है बोस्निया हर्जेगोविना, ये देश पड़ता है। क्रोएशिया ये देश है, क्रोएशिया, याद रखना है आपको, ये क्रोएशिया देश है, आपको याद रखना है। उसके बाद ये ऑस्ट्रिया है, आ लिख देते हैं, ये ऑस्ट्रिया है। कौन सा है ये ऑस्ट्रिया है। और ये हंगरी है। ये कौन सा है, ये हंगरी है, आपको याद रखना है। और ये आपका स्विट्जरलैंड है, स्व बना दिया, ये स्विट्जरलैंड है। और ये नीचे पे आप देख पा रहे हो, ये इटली है। ये कौन सा देश है, ये इटली है, आपको याद रखना है। इटली के बाद ये वाला स्पेन देश है। ये कौन सा देश है, ये स्पेन देश है। स्पेन के बाद ये पुर्तगाल देश है, ये पतला सा आप देख पा रहे हो, ये वाला, ये पुर्तगाल है, पुर्त लिख देते हैं, ये पुर्तगाल देश है, आपको याद रखना है। अब कुछ खाड़ियां देख लेते हैं, कुछ खाड़ियों के नाम देख लेते हैं। जैसे ये बिक्से की खाड़ी पड़ती है। क्या है, ये बिक्से की खाड़ी है, याद रखेंगे, बिक्से की खाड़ी है। ये है लायन की खाड़ी, ये क्या है, लायन की खाड़ी है, याद रखेंगे, छोटी सी खाड़ी है। और नीचे ये सागर कौन सा पड़ रहा है, ये बड़ा सा सागर है, इसका नाम है भूमध्य सागर। क्या नाम है, भूमध्य
सागर नाम है, आपको याद रखना है। और ये छोटा सा आइलैंड है ये वाला, इसका नाम है सिसिली आइलैंड, आगे इसका नाम मिलेगा और सिसिली आइलैंड। एक छोटा सा सागर और है जिसका नाम यहां पर है, दूसरे कलर से लिखेंगे, दिख नहीं रहा है इससे, ट्रिहेनियन सागर, ट्रिहेनियन सागर है ये। और ये जो सागर देख पा रहे हैं ये बड़ा सा, इसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे एड्रियाटिक सागर है, ड्रियाटिक सागर है। एड्रियाटिक सागर कौन सा है, तो इटली के पूर्वी घाट पर पड़ता है, ये एड्रियाटिक सागर है। ठीक है, ये भूमध्य सागर है, ये उत्तरी सागर है, ये अटलांटिका है पूरा। और ये जो इंग्लैंड और ये आयरलैंड है, ये कौन सा है, ये आयरलैंड देश है, आपको याद रखना है। और इनके बीच में पड़ता है आयरिश सागर, इनके बीच में पड़ता है आयरिश सागर। और ये आइसलैंड है, ये कौन सा देश है, ये आइसलैंड देश है। हमने यहाँ पर कुछ बड़े देशों को देखा था और साथ साथ में जो सागर और महासागर टच करते हमने उनको देखा था। दोस्तों आराम से बिल्कुल वीडियो चाहे रोक कर देखना है, बहुत आराम से देखना है कि कौन सा देश कौन सा। अगर मैं यहाँ पर देश का भरा हुआ मैप ले लेता तो आपको बताता ये यूक्रेन है, बेलारूस है, तो आपको इतना समझ में नहीं आता। इसमें आपको अलग अलग डिफाइन किया गया है। और एक कील नहर का आपको लोकेशन और बता देता हूं, ये कील नहर है, ये कौन सी है, ये कील नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर को जोड़ती है, कील नहर है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, क्रोएशिया ये देश है, क्रोएशिया। ठीक है, तो इतने देशों को अगर आप याद रख लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। ये बड़े देश हैं और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना लोकेशन आपको जानना है। अगर हम आगे बताएंगे कि ये जर्मनी है तो आपको कहना हाँ ये जर्मनी ही है। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ बेसिक फैक्ट है यूरोप महाद्वीप के, हमको याद रखना है। जैसे बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की, दुनिया में छठा नंबर का आता है, कौन से नंबर के, छठे नंबर का ये यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप में सबसे ज्यादा प्रायद्वीपीय पड़ते हैं, या प्रायद्वीप या पेनिनसुला पड़ता है, सबसे ज्यादा प्रायद्वीप है, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जिसके तीन तरफ जल होता है और एक तरफ स्थल होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत का दक्षिणी भाग को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं क्योंकि तीन तरफ से वाटर से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहला एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, आपको याद रखना है। इस महाद्वीप के उत्तर में मैंने कहा था आर्कटिक सागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर है, पश्चिम में अटलांटिक सागर है और पूरब में एशिया महाद्वीप है। एक बार मैं आपको बता देता हूं, देखो यहां पर एशिया महाद्वीप है, यहां पर अटलांटिक है और यहां पर भूमध्य सागर है। ठीक है, चलिए यूरोप को एशिया से अलग कौन कौन करता है, अगर ये प्रश्न आया, हालांकि ये चीजें हम आगे देखेंगे जब यूराल नदी करेंगे, कॉकेसस पर्वत करेंगे, कैस्पियन सागर करेंगे, तो इसके बारे में आगे देखेंगे। लेकिन ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि यूरोप को एशिया से अलग कौन करता है, तो आपका आंसर होगा यूराल पर्वत भी अलग करता है, यूराल नदी भी अलग करती है, कॉकेसस पर्वत भी अलग करता है, कैस्पियन सागर भी अलग करता है। कैसे, इसको मैं एक बार डिफाइन करा देता हूं। देखो ये देखो कैस्पियन सागर, हाँ या ना बताओ, तो इसके इस तरफ क्या एशिया है, एशिया है ना। इस प्रकार से एक श्रेणी आती है, इसको कहते हैं हम यूराल पर्वत। ये कौन सा पर्वत है, ये यूराल पर्वत है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने डिजाइन किया है, तो इसके इस तरफ एशिया है और इस तरफ क्या हमारा यूरोप है, यूराल पर्वत है। कॉकेसस पर्वत इस प्रकार से, ये कॉकेसस पर्वत है, दोनों सागरों को जोड़ता है, ये कॉकेसस पर्वत है, याद रखेंगे। काला सागर को कैस्पियन सागर से जोड़ता है, ये कॉकेसस पर्वत है। यूराल नदी इस प्रकार से बहती है, याद रखेंगे, यूराल नदी भी इसको डिफाइन करती है। इन दोनों को आगे बताएंगे जब यूराल नदी करेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते चलिए। दूसरा है संसार का सबसे विकसित महाद्वीपों में से एक है और ये शीतोष्ण या शीत, क्योंकि ये कहां पर पड़ता है, तो आप कहेंगे ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में। आप कहोगे उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, जैसे ये मैंने ग्लोब बना दिया, ये भूमध्य रेखा बना दी, तो आप देखोगे भूमध्य रेखा से ऊपर पड़ता है ये, ना तो इससे कर्क रेखा गुजरती है, ना तो भूमध्य रेखा गुजरती है और ना ही इससे मकर रेखा गुजरती है। ये तीनों में से कोई रेखा इससे नहीं गुजरती, यही लिखा हुआ भी है, इस महाद्वीप से तीनों रेखाएं नहीं गुजरती।
और ना ही कोई मरुस्थल है, यहाँ पर कोई डेजर्ट भी नहीं है यूरोप महाद्वीप में, आपको याद रखना है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, दूसरे नंबर पर यूक्रेन और तीसरे पर फ्रांस। एक बार इसका लोकेशन दिखा देते हैं। ठीक है, देखो सबसे बड़ा रूस, इस पे मत देखो, इस पे देखो, ये देखो सबसे बड़ा रूस है, ये रूस के बाद ये दूसरे नंबर पे यूक्रेन है, यूक्रेन के बाद तीसरे पर ये फ्रांस है, ये फ्रांस है, यूक्रेन है और ये रूस है। ठीक है, चलिए जनसंख्या के अनुसार रूस सबसे बड़ा है, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम याद रखेंगे, क्या, यूनाइटेड किंगडम। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ इससे संबंधित जो तत्व आते हैं हमारे एग्जाम में वो बात करेंगे। ये बहुत प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं कि स्कैंडिनेविया में कितने देश आते हैं, बाल्टिक देश बताओ कितने हैं, या बाल्कन देश बताओ कितने हैं, या आइबेरिया प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं। ये बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां से एक एक करके इनको डिफाइन करेंगे बहुत शानदार तरीके से, मैपिंग का पूरा साथ लेंगे। अगर आपसे पूछ रहा है स्कैंडिनेविया देश बताओ कौन कौन से, तो वैसे तो 3 है, कितने हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। कौन से, ये देखो नॉर्वे है, बार बार आपको बताएंगे कि आपके सर में घुसा देंगे एक एक मैप की बातें। ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है और ये फिनलैंड है। ये कौन सा है, झीलों का देश फिनलैंड है, फिनलैंड है। तो ये कह रहा है ये कौन से स्कैंडिनेविया देश पड़ते हैं, लेकिन भौगोलिक के आधार पर यह कहा गया है कि इसमें 2 देश और मिला लिए गए। ये देख पा रहे हैं आप, ये डेनमार्क है, ये कौन सा, ये डेनमार्क है और ये आइसलैंड है। ये कौन सा है, ये आइसलैंड है, आइसलैंड। ठीक है, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, और जो ग्रीनलैंड है ना उस पर डेनमार्क का ही कब्जा है, छोटा सा देश है, दूध के लिए बहुत प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में। तो ये डेनमार्क है। तो आगे बढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है कि आइसलैंड और डेनमार्क में, इसको मैंने इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो 3 ही है, भौगोलिक भूमि के हिसाब से, क्योंकि तीनों जुड़े हुए हैं भौगोलिक हिसाब से देखा जाए। लेकिन ये कह रहा है भाषा और संस्कृति के आधार पर अगर हम देखा जाए तो आइसलैंड और डेनमार्क को भी जोड़ लिया है। अगर पूछा जाए भौगोलिक के आधार पर तो 3 ही है, लेकिन पूछा जाए भाषा और संस्कृति के आधार पर स्कैंडिनेविया में कितने देश आते हैं तो 5 आते हैं। इतनी बात समझ में आई। बाल्टिक देश बताओ, बाल्टिक देश का मतलब बाल्टिक सागर के किनारे कौन से देश पाए जाते हैं, तो देख लेते हैं। ये मैंने कहा था ये बाल्टिक सागर है, यहां से यहां तक। ये कौन सा है, ये बाल्टिक सागर में मुख्य रूप से 3 देश आते हैं। ये कौन सा देश है, ये आपको बताया था एस्टोनिया। कौन सा, ये एस्टोनिया देश बताया था मैंने। एस्टोनिया के बाद ये कौन सा, ये लाटविया बताया था मैंने। कौन सा बताया था, लाटविया देश बताया था। और लाटविया के बाद ये देश कौन सा बताया था, लिथुआनिया। क्या है, लिथुआनिया, ये लिथुआनिया देश है, आपको याद रखना है। तो ये 3 देश बाल्टिक सागर के किनारे हैं। ये 3 देश कहां पर है, बाल्टिक सागर के किनारे, आपको याद रखना है, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया। बाल्कन देश बताओ, बाल्कन देश, बाल्कन देश का मतलब है ये जो देश हैं ये वाले, ये सभी बाल्कन देश के अंतर्गत आते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे देश हैं। पहले बाल्कन में 6 देश आते थे, लेकिन अब इसमें 11 देश आते हैं। कितने देश हैं इसमें, 11। अल्बानिया है, बोस्निया या हर्गोविना है, बुल्गारिया है, क्रोएशिया है, कोसोवो है, मॉन्टेनिग्रो है और मेसिडोनिया है, ग्रीक है, रोमालिया है, सर्बिया है और स्लोवेनिया है। ये सारे देश आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये टोटल देशों की संख्या कितनी है, 11 है जो बाल्कन देश में आते हैं। आपसे पूछा जाएगा आइबेरिया प्रायद्वीप बताओ, आइबेरिया प्रायद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 देश आते हैं। ये जो पूरा भाग आप देख पा रहे हो, ये नीचे वाला, यहां से नीचे वाला देख पा रहे हो, इसे बोलते हैं आइबेरियन प्रायद्वीप। इसमें मैंने कहा था ये पुर्तगाल है। ये कौन सा है, ये पुर्तगाल वही है जहां से वास्को डी गामा आया था। और ये स्पेन है। ये कौन सा देश है, स्पेन। तो पुर्तगाल और स्पेन आइबेरिया, आइबेरिया प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश आते हैं, या यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं, ये कई बार आपने नाम सुना होगा, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये कई बार नाम सुना होगा। इसको मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। चलिए पहले पीछे देख लेते हैं।
ये आप जो भाग देख पा रहे हो, ये बड़ा सा, ये पूरा इंग्लैंड है। इसको बांटा गया है, 3 देश हैं इसमें छोटे छोटे। इसमें कितने देश हैं? इसमें छोटे छोटे 3 देश हैं। एक देश आपका ये पड़ता है नीचे वाला, इसे कहते हैं इंग्लैंड। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड के बाद ये छोटा सा देश पड़ता है, इसको कहते हैं वेल्स। क्या कहते हैं? वेल्स। और ऊपर पड़ता है स्कॉटलैंड। क्या है? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। और ये 2 भागों में बांटा हुआ है। ये ऊपर वाला है, इसको बोलते हैं उत्तरी आयरलैंड। क्या बोलते हैं? उत्तरी आयरलैंड कहते हैं इसको। ऊपर वाले को उत्तरी आयरलैंड और नीचे वाले को दक्षिणी आयरलैंड कहते हैं। दक्षिणी आयरलैंड कहते हैं, आपको याद रखना है। अगर आपसे सीधे कहा इंग्लैंड, तो इंग्लैंड तो एक छोटा सा देश है जो छोटा से बीच में पड़ता है, बिल्कुल छोटे से बीच में। अगर यही कहें ब्रिटेन क्या है, तो ब्रिटेन में ये तीनों देश आ जाते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। वेल्स और इंग्लैंड, और यही लिखा हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड भी आ जाता है, स्कॉटलैंड भी आ जाता है और वेल्स भी आ जाता है। ये पूरा आ जाता है, ये पूरा आ जाता है। ठीक है, स्कॉटलैंड ऊपर वाला देश है, वेल्स ये वाला, इंग्लैंड ये नीचे वाला है। ठीक है, चलिए यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या आ जाता है? तो यूनाइटेड किंगडम में आ जाएगा ये, तो ये पूरा आ जाएगा, यानी ये पूरा आ जाएगा। इसको ग्रेट ब्रिटेन कहा गया है, और प्लस उत्तरी आयरलैंड और जोड़ दिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। क्या बन जाएगा? यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन यानी ये तीनों देश प्लस उत्तरी आयरलैंड को जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। क्या बन जाएगा? यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा। प्रश्न आएगा लो लैंड कंट्री बताइएगा, यूरोप महाद्वीप की निम्न भूमि के देश बताइएगा, तो आपके 3 देश आ जाएंगे, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ये कहां पड़ते हैं? इनका लोकेशन मैं आपको बता देता हूं। ये देखो, ये पड़ते हैं छोटे से तीनों देश यहीं पर पड़ते हैं। ऊपर वाला है नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग यहां पर पड़ता है। ये तीनों देश यहीं पर पड़ते हैं। ये निम्न भूमि के देश आते हैं, निम्न भूमि की संज्ञा दी जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। अब बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के जो पर्वतमालाएं हैं, जहां से हमारे एग्जाम में अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं, उन पर बात करेंगे। पर्वतमालाओं की लोकेशन क्या है, ये भी हम साथ साथ में बताते रहेंगे। आओ देखते हैं। सबसे जो विशाल पर्वत है, अगर हम बात करें यूरोप का, वो आल्प्स ही है। कौन सा है? आल्प्स पर्वत है। इसका विस्तार 8 देशों में है। इसका लोकेशन कहां पर है? तो लोकेशन मैं आपको बता देता हूं। ये मैप ले रखा है, वही मैप है, बस छोटा सा इसका आकार है समझाने के लिए। तो आल्प्स पर्वत कहां पड़ता है? तो आल्प्स पर्वत इस प्रकार से पड़ता है। ये आल्प्स पर्वत है, कई देशों में इसका विस्तार है। आल्प्स पर्वत का आपको याद रखना है। ये आल्प्स पर्वत है। ठीक है, आल्प्स पर्वत है, याद रखेंगे। तो यहां लिख देते हैं, ये आल्प्स पर्वत है। आल्प्स पर्वत, ठीक है, ये आल्प्स पर्वत है। बढ़ जाते हैं आगे। 8 देशों में विस्तार है। जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, मोनाको, लिechtenstein, याद रखेंगे। ये 8 देशों में विस्तार है इसका। मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। पहला वेटिकन सिटी है, दूसरे नंबर पर मोनाको ही आता है, जो इटली और फ्रांस के बीच में एक छोटा सा देश पड़ता है। और इस पर्वत का जो विस्तार है वो 1200 किलोमीटर तक पड़ता है। इस पर्वत का विस्तार आपको याद रखना है। जैसे हिमालय का विस्तार 2400 किलोमीटर तक है, ऐसे ये 1200 किलोमीटर तक आल्प्स पर्वत। और ये कई देशों के साथ सीमा बनाता है। जब इसका विस्तार ही 8 देशों में है तो सीमा तो बनाएगा ही। तो फ्रांस और इटली के बीच में सीमा बनाता है, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में सीमा बनाता है, याद रखेंगे। इसके सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट ब्लॉक, जो फ्रांस में पड़ती है। माउंट ब्लॉक फ्रांस में पड़ती है, आपको याद रखना है। तो इसके लिए इतिहास लिखने के लिए आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस 2-3 फैक्ट पूछे जाते हैं, लोकेशन आपको पता होनी है। ठीक है, उसके बाद है कॉकेसस पर्वत। कॉकेसस पर्वत का लोकेशन मैं आपको बता देता हूं, इसमें बता देते हैं। देखो, ये मैंने कहा था ये कैस्पियन सागर है, ये वाला, और ये काला सागर है। तो कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में इस प्रकार से पड़ता है कॉकेसस पर्वत, यानी दोनों को जोड़ता है ये। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कॉकेसस पर्वत। कॉकेसस पर्वत, ये कॉकेसस पर्वत है, आपको याद रखना है। ठीक है, लोकेशन मैंने आपको बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पर्वत काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य में स्थित है, यही मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, जो यूरोप और एशिया के मध्य में पड़ता है, जो यूरोप और एशिया के मध्य में पड़ता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट अल्बुर्स।
माउंट अल्बुर्ज 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न आएगा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो अल्बुर्ज है, याद रखेंगे ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। और इसका जो विस्तार है ना इस पर्वत का, वो 4 देशों में, कितने देशों में, 4। रूस में है, जॉर्जिया है, ये कौन सा, ये जॉर्जिया है, अजरबैजान है, आर्मेनिया में इसका विस्तार पड़ता है, याद रखेंगे। अगर आप एटलस लेके बैठोगे ना तो आपके तो जलवे कट जाएंगे, इतना बिंदास तरीके से आपको समझ में आता होगा, ठीक सर वहां पर ये सब देश मिलते होंगे। और इसकी लंबाई वही है 1200 किलोमीटर इसकी भी लंबाई है, याद रखेंगे। कॉकेसस पर्वत। अब बात करेंगे यूराल पर्वत की और डिनाकिक पर्वत की और परेनीज पर्वत की, इनकी बात करते हैं। तो इसका लोकेशन पहले मैं आपको बता देता हूं, लोकेशन हालांकि मैंने आपको एक बार बता भी दिया है, इसका लोकेशन एक बार मैं और बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना यहां पर पड़ता है इस प्रकार से, ये यूराल पर्वत है, ये कौन सा है, ये यूराल पर्वत है, आपको याद रखना है, ये है यूराल पर्वत, ठीक है, ये यूराल पर्वत है। और याद रखेंगे यहां पर पड़ता है ये वाला पर्वत है परेनीज पर्वत। ये कौन सा पर्वत है, तो यहां पर नाम लिख देते हैं, ये परेनीज पर्वत है, ठीक है, ये परेनीज पर्वत है। और यहां पर एक छोटा सा पर्वत पड़ता है, यहां पर याद रखेंगे, यहां पर 3 नंबर का पड़ता है, यहां क्रोएशिया के आसपास में ये पर्वत पड़ता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है डिनारिका आल्प्स पर्वत। क्या नाम है इसका, इसका नाम है डिनारिका, यहां पर लिख देते हैं, इसका नाम है डिनारिका आल्प्स पर्वत है, ये याद रखेंगे, आल्प्स पर्वत है, ठीक है। चलिए ये तीनों अभी हम देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यूराल पर्वत लोकेशन मैंने आपको बता ही दिया था कहां पर पड़ता है। इसका विस्तार आर्कटिक सागर, ऊपर कौन सा सागर था, आर्कटिक सागर से, और दक्षिण में यूराल नदी तक है। दक्षिण में कहां तक है, यूराल नदी तक है, जो रूस को साइबेरिया से अलग करता है। जो एशिया में रूस का भाग है उसको साइबेरिया के नाम से जानते हैं, और जो यूरोप में भाग पड़ता है उसे रसिया या रूस के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने भाग बना दिया इस प्रकार से, ये पूरा मैंने यूरोप बना दिया, तो ये यहां से आर्कटिक सागर से इस प्रकार से यूराल पर्वत है, यही तो यूराल पर्वत, और यहां पर पड़ती है कैस्पियन सागर, ये क्या है, कैस्पियन सागर है, और इस प्रकार से यूराल नदी है, इस प्रकार से यूराल नदी है, आपको याद रखना है। ये पर्वत यूरोप और एशिया की मध्य सीमा बनाता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाने वाला पर्वत का नाम बताओ या नदी का नाम बताओ। नदी का नाम यूराल हो जाएगा, पर्वत का नाम यूराल ही हो जाएगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी है नारोद नाया इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो रूस में पड़ती है। कहां पड़ती है, रूस में पड़ती है। डिनारिका आल्प्स पर्वत कहां पड़ता है, तो क्रोएशिया में पड़ता है। इसकी राजधानी है जाग्रेब। कई बार राजधानी भी पूछा जाता है, जाग्रेब किसकी राजधानी है, क्रोएशिया की राजधानी। लोकेशन मैंने आपको बताया। प्रेनीज पर्वत, मैंने परेनीज लिखा था, ये प्रेनीज पर्वत ये कहां पड़ता है, तो आपका सही आंसर होगा स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर पड़ता है, या इनको अलग करता है, ये भी कह सकते हैं। इसका विस्तार 4 देशों में है, इसका विस्तार 4 देशों में, ये गलत है, ये पीछे वाला पॉइंट यहां पर लिख गया है, ठीक है, ये इसको काट देंगे, ये कट कर देंगे, ठीक है ना, यहां पर ये कट कर देंगे, पीछे वाला पॉइंट यहां पर आ गया है, ठीक है। चलिए इसका एक ही फैक्ट याद रखेंगे, ये कहां पर पड़ता है, तो ये बॉर्डर पर पड़ता है फ्रांस और इटली की। लोकेशन मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद जोलोन पर्वत, पेनाइंस पर्वत, पिंडस पर्वत और कार्पोथियन पर्वत। दोस्तों आप कहोगे सर इतने पर्वत क्यों लिखा रहे, इन पे इतिहास लिखने को नहीं आएगा, लेकिन लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। एक एक करके मैं लोकेशन एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे जोलोन पर्वत। जोलोन पर्वत पड़ता है यहां पर, यहां लिख देता हूं, जोलोन पर्वत ये यहीं पर पड़ता है, ठीक है, जोलोन पर्वत। दूसरा है पेनाइंस पर्वत, पेनाइंस पर्वत यहां पड़ता है, पेनाइंस, ये पेनाइंस पर्वत इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। पिंडस, पिंडस पड़ता है यहां पर, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये देख रहे हैं ना भाग, यही है पिंडस, ये क्या है, ये पिंडस है, पिंडस है। और कार्पोथेनिया का विकास देख रहे हो ना, ये यहीं पे पड़ता है, कार्पोथेनियन,
ठीक है, ये कार्पोथेनियन पर्वत है। ये लोकेशन मैंने बता दिया आपको। चलिए अब पढ़ते हैं। जालौन पर्वत कहाँ है, तो आप कहेंगे नॉर्वे और स्वीडन में। ये नॉर्वे है और ये स्वीडन है। पिनाइन्स पर्वत यूके की मेरुदंड कहा जाता है, बिल्कुल बीच में पड़ता है। ये जो ब्रिटेन है ना, इसके बीचों बीच में पड़ता है ये पर्वत, आपको याद रखना है। पिंडस पर्वत ग्रीक में स्थित है। ये जो ग्रीक देश है यहाँ पर, इसमें स्थित है, याद रखेंगे पिंडस पर्वत की, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कार्पोथियन पर्वत कहां पड़ता है, तो इसका विस्तार 6 देशों में। ये देखो, चेक गणराज्य है, स्लोवाकिया है, पोलैंड है, हंगरी है और यूक्रेन है, रोमालिया है। इन सब में इसका विस्तार है। जहां पर ये लिखा हुआ है समझ लो इतने देशों में इसका विस्तार है, ऐसे ही नहीं लिख दिया मैंने, ठीक है। ये कार्पोथेनियन पर्वत है, आपको याद रखना है। तो ये 3 पर्वतों का लोकेशन आपको याद रखना है, कहां पर पड़ते हैं याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और पर्वतमालाओं के बारे में बात करेंगे। ब्लैक फॉरेस्ट, जूरा पर्वत, बासजीरा पर्वत और कैंटाबायन पर्वत, 4 पर्वत है। पहले इनका लोकेशन देख लेते हैं। पहले बात करेंगे ब्लॉक पर्वत की, कहां पड़ता है, तो ये यहां पर पड़ता है। दूसरे पेन से देख लेते हैं। यहां पर पड़ता है ये, जिसका नाम है ब्लॉक फॉरेस्ट। ये है ब्लॉक फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, जुरा पर्वत कहां पड़ता है। जुरा पर्वत जस्ट इसके नीचे पड़ता है, यहां पर ये पड़ता है जुरा पर्वत, ठीक है। ये जुरा पर्वत है। और ये कौन सा है, बॉसजीरा पर्वत, ये कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है यहां पर, ठीक है। ये बॉसजीरा पर्वत है, ये बॉसजीरा पर्वत है। और ये कैंटाबायन पर्वत कहां पड़ता है, तो ये यहां पड़ता है, कैंटाबायन पर्वत, ठीक है। कैंटाबायन पर्वत पड़ता है यहां पर। और इनके बारे में मैं लिख देता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे। इस पर्वत का नाम है बॉसजीरा, बॉसजीरा पर्वत है ये। उसके बाद ये कौन सा है, ब्लैक फॉरेस्ट। ये कई देशों में इसका विस्तार है, फॉरेस्ट याद रखेंगे। और ये नीचे वाला है जुरा, ये कौन सा है, नीचे वाला जुरा है। और नीचे वाला ये वाला कौन सा है, ये कैंटायाइन है, ये वाला, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में प्रश्न देखते हैं, हमारे एग्जाम में क्या क्या पूछे गए आज तक, और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले तो ये बताइए। बहुत सिंपल से तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए एक ही बार में। ब्लैक फॉरेस्ट यूरोप का सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत है। कौन सा है, भ्रंश पर्वत है। काला वन कह सकते हैं, ब्लैक, काला वन है ये, ठीक है। जो जर्मनी में स्थित है, सबसे बड़ा भाग इसका कहां पर है, तो इसका सबसे बड़ा भाग इस प्रकार से ये जर्मनी में है। अगर इसको पूरा बना दिया जाए तो इस प्रकार से दिखेगा। इसका सबसे ज्यादा भाग जर्मनी में है, आपको याद रखना है। यहां से डैन्यूब नदी निकलती है, यहां से डैन्यूब नदी इस प्रकार से निकलती है। ये डैन्यूब नदी जाकर काला सागर में गिर जाती है, डैन्यूब नदी ऐसे निकलती है। जब डैन्यूब नदी आगे हम बताएंगे तो एक्सप्लेन करेंगे। इसकी सबसे ऊंची चोटी है फील्डबर्ग, फील्डबर्ग इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो जर्मनी में पड़ती है। आपको याद रखना है, आपको याद रखना है। जुरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित एक भ्रंश पर्वत है। एक कैसा पर्वत है, एक भ्रंश पर्वत है, जुरा पर्वत, जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर स्थित है। स्विट्जरलैंड इटली के जस्ट ऊपर पड़ता है, इटली के जस्ट ऊपर क्या पड़ता है, स्विट्जरलैंड पड़ता है। और ये लंबा लंबा सा ये क्या है, ये इटली है। इटली का ये सिसिली आइलैंड है, सिसिली आइलैंड का अगले उच्चारण होगा। ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है, ये फ्रांस है, ये इंग्लैंड है, ये आयरलैंड है, ये आइसलैंड है। हल्के हल्के चीजें याद करा दूंगा। बॉसजीरा पर्वत ये फ्रांस में स्थित है, एक भ्रंश पर्वत है। कहां पर है ये फ्रांस में स्थित है और एक भ्रंश पर्वत है। कैंटाबायन पर्वत ये स्पेन में पड़ता है, ये इस प्रकार से स्पेन में पड़ता है। इसका नाम क्या है, कैंटाबायन पर्वत। तो पर्वतों के बारे में हमने देख लिया, किसके बारे में, पर्वतों के बारे में देख लिया। अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी पर्वत भी पाए जाते हैं और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये भूमध्य सागर, ये कौन सा है, ये भूमध्य सागर है। ये इटली है दोस्तों, ये इटली है। नीचे वाला मैप मैंने लिया है क्योंकि इसी का यूज होने वाला है ना। चलिए बढ़ते हैं, बात करेंगे सबसे पहले ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से हैं यूरोप महाद्वीप में। तो एक है स्ट्रामबोली ज्वालामुखी। स्ट्रामबोली ज्वालामुखी कहां पर है, तो स्ट्रामबोली ज्वालामुखी है यहां पर। ये जो आइलैंड देख पा रहे हो ना दोस्तों, ये वाला आइलैंड, इसका नाम है सिसिली आइलैंड। क्या नाम है, सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप है और सिसिली द्वीप के ऊपर उत्तर में पड़ता है क्या, स्ट्रामबोली। क्या पड़ता है ये, तो इसमें याद रखेंगे स्ट्रामबोली।
स्ट्राम्बोली है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्ट्राम्बोली सिसिली आइलैंड के ऊपर पड़ता है और यही लिखा हुआ है सिसिली द्वीप के उत्तरी तट पर दूर ट्रिहीनियन सागर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। ये सागर कौन सा है? ये ट्रिहीनियन सागर है। ये कौन सा सागर है? ये मैंने पहले बताया भी था आपको, ट्रिहीनियन सागर है। और यहीं पर एक द्वीप पड़ता है लिपारी द्वीप, बहुत छोटा सा द्वीप है। और यहीं पर पड़ता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, जो इटली का ही भाग है। ये टोटल क्या, ये इटली ही देख पा रहे हो आप, हाँ या ना? ये स्विट्जरलैंड है और ये ऑस्ट्रिया है, ठीक है। ये फ्रांस है, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है, ये मोरक्को है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ जाता है। और ये पूरा भूमध्य सागर है, ठीक है। चलिए, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। यहां से इतना सक्रिय ज्वालामुखी है, यहां से हमेशा ज्वालामुखी निकलता रहता है। जब दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा ये भूमध्य सागर में एक लाइट लगा हुआ है, तो प्रकाश का स्तंभ बोल देते हैं इसको, स्ट्राम्बोली को, आपको याद रखना है। माउंट एटना ये दूसरा ज्वालामुखी है, जो कहां पड़ता है? ये सिसिली आइलैंड में पड़ता है, यहीं पर। ये कहां पड़ता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये सिसिली आइलैंड में ही पड़ता है, ये बीचों बीच में, आपको याद रखना है। ये इटली का ही भाग है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे विसुवियस पर्वत के बारे में, या विसुवियस ज्वालामुखी के बारे में। नेपल्स की खाड़ी में है ये। नेपल्स की खाड़ी कहां पड़ती है? तो यहां पड़ती है, यहां पर पड़ती है नेपल्स की खाड़ी, ठीक है। नेपल्स की खाड़ी में स्थित है ये, जिसका नाम है विसुवियस ज्वालामुखी। और ये एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ये कैसा है? एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, आपको याद रखना है। कहां पड़ता है? इटली के कोर पे ही पड़ता है, यहां पर। ये विसुवियस है और ये स्ट्राम्बोली है और ये एटना है, माउंट एटना। माउंट एटना तो सिसिली आइलैंड में ही पड़ता है, माउंट एटना आपको याद रखना है। 3 आइलैंड हमने देख लिए थे, या 3 हमने ज्वालामुखी देख लिए थे जो आइलैंडों पर है, आपको याद रखना है। आगे बढ़े, एक और है हेकला ज्वालामुखी। ये आइसलैंड में पड़ता है, आइसलैंड का एक सक्रिय ज्वालामुखी है हेकला। तो आइसलैंड कहां पर है? ये लोकेशन मैं आपको बता चुका हूं, ऊपर पड़ता है आइसलैंड, है ना। चलिए, आइसलैंड ये है, ठीक है। अब बात करेंगे नदियों के बारे में। किसकी बात करेंगे? नदियों। यूरोप के अंतर्गत जितनी भी नदियां हैं ना, उनके बारे में इतना विस्तार से बात करने वाले कि हमारे एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। और इसी प्रकार से मैंने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट करा चुका हूं। ये 5वां कॉन्टिनेंट है यूरोप कॉन्टिनेंट। तो नदियों को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे ताकि हमें आसानी से याद हो जाए। कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदियां, काला सागर में गिरने वाली नदियां, और जो अन्य नदियां हैं जो किसी न किसी खाड़ी और छोटे सागर में गिरती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कैस्पियन सागर के में गिरने वाली नदियां। कैस्पियन सागर ये वाला है, ये कौन सा है? ये कैस्पियन सागर ही तो है। चलिए बढ़ते हैं कैस्पियन सागर की तरफ। चलिए, सबसे पहली नदी है बोल्गा नदी। क्या है? बोल्गा नदी। बोल्गा नदी का उद्गम यहां से हुआ है, वल्दाई पहाड़ी से हुआ है, रूस से, और इस प्रकार से बहते हुए यहां पर चली जाती है बल्डाई पहाड़ी से। इसका नाम है बोल्गा नदी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बोल्गा नदी। ये बोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे बोल्गा है, और कैस्पियन सागर में गिर जाती है और रूस से ही निकलती है। पूरा यहां से इधर वाला पूरा रूस ही रूस है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, एक नदी हमने देख ली। यूराल नदी के बारे में बात करेंगे। ये आप देखो, ये कजाकिस्तान है, ये कजाकिस्तान और ये रूस है। तो कजाकिस्तान और रूस में इस प्रकार से बहने वाली, इसका नाम है यूराल नदी। क्या नाम है? यूराल नदी। और इस नदी के इस तरफ एशिया पड़ जाता है और इस नदी के इस तरफ क्या है? यूरोप है। यानी इस नदी के पूरब में क्या है? एशिया है, और पश्चिम में क्या है? तो यूरोप है। तो यूराल या झायक नदी भी इसे कहते हैं, और ये रूस कजाकिस्तान में बहने वाली एक नदी है, और यूरोप की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो भैया दूसरी कौन सी होगी? सेकंड। पहली तो ये हो गई, सेकंड का नाम है डेन्यूब। क्या नाम है? डेन्यूब नदी। ये सेकंड है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, याद रखेंगे। ये कई बार प्रश्न आया था कि ऐसी कौन सी नदी है यूरोप महाद्वीप में जो उंगलीकार डेल्टा बनाती है? पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी नदी बनाती है, मैंने बताया था, अमेरिका से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। और एकमात्र नदी है ये जो उंगलीकार डेल्टा बनाती है, इसका नाम है यूराल नदी। ये कई बार प्रश्न आया हुआ भी है। उंगलीकार डेल्टा का निर्माण यूराल नदी करती है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते।
उसके बाद में ये नदियों का मैंने मैप यहाँ पर बनाया है अपने आप से ही, ताकि नदियों का क्रम अगर कभी लगाने को आ जाएगा उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम तो हम बहुत आसानी से लगा पाएंगे। बिल्कुल इसको जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं। देश तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर से आपको देश बता दिए जाएंगे, तो इसको जूम करके मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, एक्सप्लेन करने वाला हूं। उसके बाद इन नदियों से फैक्ट जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टेगस नदी की। टेगस नदी स्पेन से निकलती है, यहां से, ये स्पेन है और ये पुर्तगाल देश है, मैंने बताया था, और जाके अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। कहां गिर जाती है समझना है केवल, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसका नाम है टेगस नदी और इसी के किनारे पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, याद रखेंगे। एक नदी है गैरोन नदी, क्या नाम है, गैरोन नदी बिक्से की खाड़ी में गिर जाती है। ये मैंने कहा था ये बिक्से की खाड़ी है, कहा था ना, तो बिक्से की खाड़ी में गैरोन नदी गिर जाती है, आपको याद रखना है। एक है लॉयर नदी, ये फ्रांस की प्रमुख नदी है, या फ्रांस की सबसे लंबी नदी अगर कभी पूछा जाएगा तो ये लॉयर नदी है, याद रखेंगे। ये बिक्से की खाड़ी में यहां पर गिर जाती है, ये गिरने का निशान है और ये उद्गम का निशान है। एक सीन नदी है, ये भी फ्रांस की एक छोटी सी नदी है जो इंग्लिश चैनल में गिर जाती है। कहां गिर जाती है, इंग्लिश चैनल में, ऊपर इंग्लैंड है और नीचे क्या है, सीन नदी है, और इसी के किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है, आगे हम बताएंगे। उसके बाद में राइन नदी, कौन सी, राइन नदी निकलती है, और राइन नदी कहां जाकर गिर जाती है, तो मैंने कहा था ये उत्तरी सागर है। ये कौन सा सागर है, ये उत्तरी सागर है, यहां से जाकर गिर जाती है राइन नदी। और राइन नदी की सहायक नदी है रूर, हम आगे बताएंगे। एक नदी है, ये चेक गणराज्य से निकलती है, ये चेक गणराज्य का देश है, इसका नाम है एल्वे नदी। और एल्वे नदी और राइन नदी दोनों उत्तरी सागर में अपना मुहाना बनाती हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद में ये नदी एल्वे नहीं है, ये ओडर नदी है, ये काट कर लिख लेंगे यहां पर, ये ओडर नदी है, यहां पर लिख देते हैं, ओडर नदी है। कौन सी है, ओडर नदी है, आपको याद रखना है, ओडर। ये कहां से निकलती है, ये मुख्य रूप से पोलैंड की प्रसिद्ध नदी है ओडेर नदी, याद रखेंगे। एक विस्तुला नदी है और ये भी पोलैंड में बहती है और बाल्टिक सागर में गिर जाती है, और ये भी बाल्टिक सागर में गिर जाती है। ये दोनों बाल्टिक सागर में गिर रही हैं, हाँ या ना, आगे बढ़ते हैं। ये नदी का नाम है डैन्यूब नदी, क्या नाम है, ये डैन्यूब नदी, ये दूसरी सबसे लंबी नदी है और ये काला सागर में अपना मुहाना बनाती है। कहां बनाती है, काला सागर में ये गिर जाती है, आपको याद रखना है। पो नदी इटली के पश्चिमी छोर से, यानी यहां से निकलती है, इटली के और उत्तरी भाग में बहते हुए एड्रियाटिक सागर में गिर जाती है। कहां से गिर जाती है, एड्रियाटिक सागर है ये, यहां पर गिर जाती है। एक नदी है रॉन नदी, ब्लैक फॉरेस्ट के आसपास से निकलती है रॉन नदी, और ये कहां गिर जाती, तो आपका आंसर होगा लायन की खाड़ी में गिर जाती, लायन की खाड़ी, यहां भूमध्य सागर सीधे कह देंगे तब भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में काला सागर में और कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, तो निस्तर नदी गिरती है। कौन सी, निस्तर नदी गिरती है, ये निस्तर नदी है, और ये नीपर नदी है, एक नीपर नदी है, नीपर नदी, निस्पर नदी और डॉन नदी। ये चार नदियां कहां गिरती हैं, तो ये काला सागर में गिरती हैं, और ये कौन सा सागर है, ये काला सागर है। कौन सा है, ये काला सागर है, आपको याद रखना है, सागर है। ठीक है, तो काला सागर में कौन कौन सी नदियां गिर रही हैं, अटलांटिक में कौन कौन सी गिर रही हैं, इंग्लिश चैनल में कौन कौन सी गिर रही हैं, बाल्टिक सागर में कौन कौन सी गिर रही है, बाल्टिक सागर है, और ये वाला उत्तरी सागर है, कौन कौन सी गिर रही है। इतनी चीजें समझ में आ गई। नदियों का मैंने क्रम बताया, ये क्रम है। एक और नदी है यहीं पर अगर देखा जाए, इब्रो नदी, कौन सा, इब्रो नदी भी यहीं पर पड़ती है अगर देखा जाए। ठीक है, तो इतनी सारी नदियां हैं। बाकी यहां पर भी टेम्स नदी पड़ती है, यहां पर कौन सी नदी है, यहां पर टेम्स नदी है, टेम्स नदी है, याद रखेंगे। टेम्स नदी के ही किनारे कौन सा, लंदन बसा हुआ है। और एक यहां पर है इटली में टाइवर नदी, कौन सा, टाइवर नदी भी इटली में ही पड़ती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी नदियों का लोकेशन आपको याद रखना है, मैप बना लेंगे आप। बाकी एक एक नदी के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आगे हम आपको बताते हैं एक एक नदी के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे काला सागर की, इससे पहले हमने कैस्पियन सागर के बारे में देख लिया था। तो काला सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदी है, तो डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, जर्मनी से, और ये 9 देशों से होकर बहती है। लेकिन कुछ किताबें या अन्य स्रोत ये कहते हैं कि 9 देशों से होकर भी बहती है, लेकिन 10 देश बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक देशों में बहने वाली ये नदी है।
पूरी दुनिया में ऐसी एकमात्र नदी है जो 10 देशों में बहती है, वो है डैन्यूब नदी। नौगम नदी है, नौगम का मतलब है नौकाएं चलाई जाती हैं इसमें, शिप वगैरह जहाज वगैरह चलाए जाते हैं यहाँ पर, याद रखेंगे। और यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे लंबी नदी वोल्गा है और दूसरी डैन्यूब है, तीसरी यूराल है, बताया था ना मैंने। इसके तट पर 4 देशों की राजधानियां हैं। ये प्रश्न आता है, वो 4 देश कौन कौन से? ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी, भूख लग रही भैया, पेस्ट बनाकर देते, कुछ पेस्ट बनाकर देते, भूख लग रहा है। तो भाई हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड और स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा राजधानी है किसकी? स्लोवाकिया की, आपको याद रखना है। तो इतने देशों की राजधानी पड़ती है किस पर? डैन्यूब नदी पर। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। निपर नदी कहां से निकलती है? बल्डाई पहाड़ी रूस से निकलती है और काला सागर में गिर जाती है। इस प्रकार से निकलती है ये, बल्डाई पहाड़ी से इस प्रकार से गिर जाती है। इसका नाम है नीपर नदी। क्या नाम है? नीपर नदी। काला सागर में गिर जाती है और यूक्रेन की राजधानी कीव इसके किनारे है। तो प्रश्न आता है यूक्रेन की राजधानी किस नदी के किनारे है? तो नीपर नदी के किनारे है, आपको याद रखना है। और एक प्रश्न आएगा यूक्रेन की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ, तब भी निपर ही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? निपर ही हो जाएगा। निस्तर नदी, डॉन नदी, देखते हैं। निस्तर नदी का लोकेशन मैंने बता ही दिया था, यूक्रेन और मालडोवा में बहती है और ये काला सागर में गिर जाती है। एक बार फिर से बता देते हैं। देखो ये निस्तर नदी, ये छोटा सा देश देख पा रहे, ये तो यूक्रेन है, ये बड़ा वाला देश जो है यूक्रेन है। ये छोटा सा देश ये देख पा रहे, ये मालडोवा देश है। ये कौन सा देश है? ये मालडोवा देश है। तो यूक्रेन और मालडोवा देश में बहने वाली एकमात्र नदी है, इसका नाम है निस्तर नदी और काला सागर में गिर जाती है, आपको याद रखना है। आगे बढ़े। डॉन नदी, डॉन नदी, ठीक है, कहां से निकलती है? नोवोमास्कोवस्क, नोवोमास्कोवस्क से निकलती है, रूस से निकलती है और अजोब सागर में गिर जाती है। अब आप कहोगे भाई अजोब सागर क्या है? अजोब सागर काला सागर का ही भाग है, यहां पर दिखा देते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, छोटा सा सागर है काला सागर के ऊपर, इसी का नाम है अजोब सागर। ये कौन सा सागर है? तो आपका आंसर होगा अजोब सागर है, आपको याद रखना, काला के ऊपर। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद अन्य नदियों की बात करेंगे, जो और भी नदियां कई सारी पूछी जाती हैं। इसका नाम है टाइबर नदी। क्या नाम है? टाइबर नदी। लोकेशन मैंने बताया था, माउंट फुमेओलो, माउंट फुमेओलो इटली से निकलती है और इसका मुहाना तिरहिरियन सागर में है और इसके किनारे इटली की राजधानी रोम है। इसके किनारे इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे है? और दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी किस नदी के किनारे? उसका नाम है टाइबर नदी। क्या नाम है? टाइबर नदी। लोकेशन मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। देखो टाइबर नदी ये है ना, तो इस प्रकार से यहां पर गिर जाती है। इसका मुहाना क्या है? यहीं पर पड़ता है त्रिहिनियन सागर में, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, वेटिकन सिटी किस नदी के किनारे है? या इटली की राजधानी किस नदी के किनारे है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा टाइबर नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं, पो नदी की बात करेंगे। पो नदी मैंने कहा था इटली के पश्चिमी छोर से निकलती है, मोंटोबीसो एक समूह पड़ता है, वहां से निकलती है और एड्रियाटिक सागर में गिर जाती है। लोकेशन मैं आपको बता चुका हूं, लोकेशन बता चुका हूं। इटली की इसे गंगा कहते हैं, जैसे भारत में गंगा है ऐसे इटली की गंगा कहा जाता है इसे। और इटली की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पो नदी है। पो, लूडो खेलने वाला पो नहीं है भैया, ये पो नदी है, बहुत ही बिंदास नदी है, देखोगे तो मजा आ जाएगा। उसके बाद इस नदी के मैदान को क्या कहा जाता है? लंबर्दी का मैदान कहा जाता है। लंबर्दी, या हम ये कह सकते हैं इस नदी के बेसिन को लंबर्दी का मैदान कहा जाता है या लंबोर्दी का मैदान कहा जाता है, जो चावल की खेती के लिए पूरे यूरोप में टॉप पर है। पूरे यूरोप में टॉप पर है, आपको याद रखना है। कौन सा? लंबोर्दी का मैदान। इसके तट पर 2 शहर है, एक का नाम मिलान नगर। मिलान का मतलब मिलान नहीं है, यहाँ पर मिलान नगर है, जो इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है। जिसे भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे। और तुरिन, इसे डेंड्राइट शहर कहा जाता है। तुरिन यहाँ पर ऑटोमोबाइल के लिए यूरोप में बहुत प्रसिद्ध है। तुरिन आपको याद रखना है, ठीक है, तुरिन आपको याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे टेगस नदी की। किसकी बात करेंगे? टेगस। लोकेशन मैंने बताया था ना टेगस, एक बार और बता देते हैं भाई।
टेगस, ये देखो टेगस नदी स्पेन से निकलने के बाद पुर्तगाल में जाती है, पुर्तगाल के बाद अटलांटिक महासागर में चली जाती है। ठीक है, टेगस नदी। सीरा डेल अल्ब्रेसिन पर्वत स्पेन से निकलती है और इसका मुहाना अटलांटिक महासागर में है। और ये आइबेरिया प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। आइबेरिया प्रायद्वीप क्या होता है ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। इसके तट पर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, आपको याद रखना है। और ये नदी स्पेन और पुर्तगाल के बीच में सीमा भी बनाती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एल्वे नदी, विस्तुला नदी और रॉन नदी, इनके बारे में आपको और बता देता हूं। लोकेशन एक बार चलिए देखो, रॉन नदी हम देखने वाले हैं, ये वाली रॉन नदी ब्लैक ही है। ये रॉन नदी देखेंगे, ये रॉन नदी देखेंगे। रॉन नदी के बाद एल्वे नदी के बारे में देखेंगे और एल्वे के बाद विस्तुला के बारे में देखेंगे। ये तीन नदियों के बारे में हम देखने वाले। लोकेशन आप देख लो, कहां जा रही है विस्तुला, कहां जा रही है बाल्टिक में जा रही है, एल्वे कहां जा रही है उत्तरी सागर में जा रही है, और रॉन कहां जा रही है भूमध्य सागर में जा रही है, लाइन की खाड़ी में। ठीक है, चलिए एल्वे नदी चेक गणराज्य से निकलती है, उत्तरी सागर में जर्मनी के पास गिर जाती है, यही बताया था। और इसके मुहाने पर एक बंदरगाह है, हेमबर्ग बंदरगाह, जर्मनी में ही पड़ता है, याद रखेंगे हेमबर्ग बंदरगाह। एक नदी है विस्तुला नदी, पोलैंड की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा विस्तुला नदी है, जो बाल्टिक सागर में गिर जाती है। बाल्टिक सागर कहां था मैंने आपको बता दिया। इसके किनारे पोलैंड की राजधानी वार्सा इस नदी के किनारे है, आपको याद रखना है विस्तुला नदी के किनारे है। ठीक है, बात करेंगे रॉन नदी। लोकेशन मैंने आपको बता दिया था, जिनेवा से निकलती है, ऑस्ट्रिया से निकलती है और लायन की खाड़ी में गिर जाती है, जो भूमध्य सागर का ही भाग है, आपको याद रखना है। इसके तट पर लियोन शहर बसा हुआ है, इसे फ्रांस की सिल्क सिटी कहते हैं। फ्रांस की सिल्क सिटी का नाम क्या है, लियोन, जो किस नदी के किनारे है, तो रॉन नदी के किनारे है। एक शहर है मार्सिले शहर भी इसी के किनारे है, आपको याद रखना है। कौन सा, मार्सिले शहर और लियोन शहर इसी नदी के किनारे ही, इसका नाम है रॉन नदी। ये पूछे गए प्रश्न है, आपको याद रखने। राइन नदी, ओडर नदी और स्प्री नदी, आओ इनका लोकेशन भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इनका लोकेशन भी एक बार देख लेते हैं। चलिए हम देखने वाले हैं राइन नदी कहां गिर रही है, उत्तरी सागर में गिर रही है। ये ओडर नदी है, सॉरी ये वाली है ओडर नदी, इसको काट दिया था ना मैंने, ये ओडर नदी है, ये बाल्टिक सागर में गिर रही है। और कौन सी नदी थी हमारी लास्ट, स्प्री नदी, ये छोटी सी नदी है। चलिए राइन नदी के बारे में बात करेंगे। राइन नदी स्विट्जरलैंड से निकलती है और उत्तरी सागर में गिर जाती है, पहला फैक्ट। कहां से निकलती है, कहां गिरती है, मैंने आपको बताया। इसके मुहाने पर रॉटरडाम है। रॉटरडाम कहां पड़ता है या किसके मुहाने पर है, तो आपका आंसर होगा राइन नदी के मुहाने पर है, नीदरलैंड में। और राइन नदी की एक सहायक नदी है, इसकी एक सहायक नदी है, इसका नाम है रूर। क्या नाम है, रूर। और रूर और राइन नदी जहां पर मिलती हैं उसके पास में कोयला का बहुत अधिक भंडार है, तो कहते हैं रूर प्रदेश, कहते हैं ना छोटा नागपुर के पठार को रूर प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि छोटा नागपुर के पठार में कच्चा रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है, इसलिए जो रूर का प्रदेश है और राइन का प्रदेश है, जैसे फॉर एग्जांपल ये राइन नदी है और ये रूर नदी है, तो इसके क्षेत्र का ये क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ पर कोयले के भंडार पाए जाते हैं, ये रूर नदी के आसपास के क्षेत्र में, आपको याद रखना है। जर्मनी का बोन व स्विट्जरलैंड का बेसल शहर इसी नदी के किनारे है। बोन और बेसल शहर किस नदी किनारे, तो आपको याद रखना है। ये नदी के पूरब में ब्लैक फॉरेस्ट है जो जर्मनी में है, और पश्चिम में बॉसवीस पर्वत है, जैसे ये नदी निकल रही है। इसके पूरब में क्या है, इसके पूरब में फॉरेस्ट है, इसके ब्लैक फॉरेस्ट है इसके पूरब में, और इसके पश्चिम में क्या है, तो याद रखेंगे बॉसजीस पर्वत है जो फ्रांस में पड़ता है। अब इसके बीच में बह रही है, तो ये भ्रंश घाटी नदी हुई या नहीं हुई, भ्रंश घाटी दरार घाटी नदी हुई या नहीं हुई, बिल्कुल हुई। ठीक उसी प्रकार से समझिएगा, जैसे भारत में नर्मदा नदी निकलती है ना, ऊपर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और नीचे सतपुड़ा के बीच से बहती है, इसलिए इसे दरार घाटी या भ्रंश घाटी नदी भी कहते हैं। एक और एग्जाम्पल दामोदर नदी को देख लो, दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी बनाती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है।
ओडर नदी चेक गणराज्य से निकलती है और पोलैंड के पास बाल्टिक सागर में गिर जाती है। बस ओडर से इतने प्रश्न आपको याद रखने। स्प्री नदी बहुत छोटी सी नदी है, बस यह याद रखना। स्प्री नदी के किनारे राजधानी है, किसकी राजधानी है? तो जर्मनी की राजधानी। बर्लिन किस नदी के किनारे है? तो स्प्री नदी के किनारे ही कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवर्न नदी, टेम्स नदी और लॉयर नदी, इसका लोकेशन मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप एटलस में देख लेना। यूके यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा सेवर्न नदी है। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? टेम्स नदी है। ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये सबसे लंबी नदी यूनाइटेड किंगडम की, याद रखेंगे। ब्रिटेन की भी कह सकते हैं। ठीक है, वेल्स से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है वेल्स से। ठीक है, यहां पर मैं बना देता हूं। ठीक है, इस प्रकार से ये मैं कुछ चीजें यहां पर आपको डिफाइन कर देता हूं। यहां पर ये ऊपर वाला जो देश है इसका नाम है स्कॉटलैंड। क्या नाम है? स्कॉटलैंड नाम है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड। और नीचे वाला ये वाला देश आप देख पा रहे हैं, ये इंग्लैंड है। ये कौन सा है? ये इंग्लैंड है। और ये वेल्स है। ये कौन सा है? वेल्स है। ये उत्तरी आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड है ये, उत्तरी आयरलैंड है ये। और ये दक्षिणी आयरलैंड है, दक्षिणी आयरलैंड है। ठीक है, याद रखेंगे, याद रखेंगे। ये तीनों को अगर मिला दिया जाए, ये तीन अलग अलग देश हैं, इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? ब्रिटेन बन जाता है। अगर इन चारों को मिला दिया जाए, इन चारों को, इसको 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 इसको, तो यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। आपको याद रखना है। आयरिश पर्वत, सॉरी, आयरिश सागर यहां पर पड़ता है, आयरिश सागर आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद टेम्स नदी, यूनाइटेड किंगडम की दूसरी सबसे लंबी नदी है टेम्स नदी, आपको याद रखना है। इसके किनारे लंदन राजधानी और रीडिंग शहर पड़ता है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे है? तो आपका आंसर होगा टेम्स नदी के किनारे है। और रीडिंग शहर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी इसी नदी के किनारे पड़ती है। लुआयर नदी फ्रांस से निकलती है और विक्से की खाड़ी में गिर जाती है। मैंने बताया था अटलांटिक महासागर में गिरती है। और ये फ्रांस की सबसे लंबी नदी है, ये फ्रांस की सबसे लंबी नदी है, आपको याद रखना है। और इसके तट पर नांटेस शहर, जो फ्रांस का कागज उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, नांटेस शहर किस नदी के किनारे पड़ता है? तो आपका आंसर होगा लुआयर नदी के किनारे पड़ता है। तो हमने देखा था यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत जितने भी प्रश्न थे, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसका जरूर आएगा, क्योंकि इसमें झीलें रह गई हैं, खनिज संसाधन रह गए, खान रह गए, बहुत सारे ऐसे प्रश्न और पूछे जाते हैं तो बचे हुए भाग है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये पार्ट 1 था। ये पार्ट कौन सा था? ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 आएगा दोस्तों, याद रखेंगे, जल्द ही आएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और इसका पीडीएफ आपको मिलेगा जीएस बाय विष्णु सर, टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो यहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और इसी प्रकार से मैंने इससे पहले 4 कॉन्टिनेंट करा चुका हूं। ऑस्ट्रेलिया करा चुका हूं, दक्षिण अमेरिका करा चुके हैं, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका करा चुके हैं, और आज ये 5वां था यूरोप महाद्वीप। इसके बारे में मैंने बहुत शानदार तरीके से बताया था। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, और बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट किया करो, हौसला बढ़ता है। अगर मस्त लगा तो लाइक करके ही जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।